दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। मैं हूं जितेंद्र। आज हम समझने का प्रयास करेंगे अनाच्छादन यानी डेंडुएशन, अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन। प्रीवियस क्लास में हमने स्थलाकृतियों के निर्माण के बारे में जाना था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था वो था कि तृतीय श्रेणी का उच्चावच कौन सा है जो तीसरी श्रेणी में जाना जाता है, थर्ड श्रेणी में जाना जाता है? वितलीय मैदान, भृगु, पठार या फाई? आंसर होगा बी, भृगु। यह तरंग निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। बाकी जो तीनों है वो द्वितीय श्रेणी में आती है। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर आते हैं। ये हमने कल डिटेल में जाना था। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वाला पिछला वाला वीडियो भी जरूर देखें। अब जानते हैं अनाच्छादन यानी डेंडुएशन होता क्या है। हम जानते हैं कि जो भू आकृतियां हैं वो बाह्य बल और आंतरिक बल, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों जो फोर्स है उन दोनों से मध्य जो कार्य करने की जो दर है उसका परिणाम है। जैसे आंतरिक बल है जो स्थलाखंड को ऊपर नीचे करता है, उसमें दबाव डालता है। जैसे आंतरिक बल ने कार्य किया और स्थलखंड इतना ऊंचा आया, और बाह्य बल ने जब कार्य प्रारंभ करा तो ये स्थलाखंड नीचे आने लग गया, कटने लग गया। तो जिन दोनों का जो परिणाम होगा, ये ऊपर उठाएगा, ये नीचे करेगा, तो इन दोनों का जो परिणाम जहां पर बैलेंस होगा वो ही स्थलाकृति भू आकृति को प्रभावित करता है। तो आंतरिक बल है वो विषमता लाते हैं और बाह्य बल है वो समानता लाने का प्रयास करते हैं। यानी इस समान समतल से ऊपर उठा तो बाह्य बल उसे बराबर लाने का प्रयास करते हैं और आंतरिक बल है वो इसे उठाने का प्रयास करते हैं। यानी जो इंटरनल फोर्स है वो विषमता लाते हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो समानता लाते हैं। तो ये जब प्रक्रियाएं एक साथ एक ही स्थलखंड पर कार्य करती है तो उनके कार्य करने से अंतर जो दर में जो अंतर आएगा उसका परिणाम है से हमें स्थल रूप या स्थलखंड प्राप्त होता है, जिसे स्थलाकृति कहते हैं। अब अनाच्छादन का कार्य होता है या अनाच्छादन जो होता है वो बाह्य बल है, बाह्य बल का एक रूप है। यानी अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इन तीनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहा जाता है। और ये किसी भी उच्चावच यानी स्थलाकृति को जो ऊंची है उसे निम्न स्थलाकृति में बदलने का कार्य करते हैं। यानी कोई स्थलखंड इतना है, ये इसका समान रूप है, ये पर्वत है, इसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से समान करने का प्रयास करें। पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर बराबर। तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा अनाच्छादन से ये जो तीनों रूप है, तीनों सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहा जाता है। पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। तो उन तीनों को मिलाकर जब ये अनाच्छादन करेंगे तो जो उच्चावच है, उच्च स्थलाकृति है, उसे निम्न बनाने का प्रयास ये करते रहते हैं, समानता लाना चाहते हैं। अब अनाच्छादन है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्थितिज यानी एक ही स्थान पर, और एक है गतिशील डायनेमिक। यानी स्थितिज यानी इसे जाना जाता है अपक्षय के रूप में, अपक्षय के रूप में जाना जाता है। स्थितिज यानी स्वयं स्थानीय यानी अपने ही स्थान पर टूटना अपक्षय कहलाता है। अपने ही स्थान पर टूटना स्थितिज प्रोसेस कहलाती है। गतिशील में अपर्दन वाली जो चीजें हैं, अपर्दन से जो कारक है, नदी, पवन, हिमनद, लहरों द्वारा, ये सारी चीजें आएगी गतिशील में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अनाच्छादन है वो अपक्षय और अपर्दन दोनों की प्रक्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव होता है, जिसमें परिवहन और निक्षेपण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपक्षय कल भी अपने डिटेल में समझा था। अपक्षय होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना।
अब वो जब चट्टाने अपने ही स्थान पर टूटेगी तो वो दो तरह से टूट सकती है। भौतिक क्रियाओं द्वारा जब वो टूटेगी तो उसे विघटन या विखंडन कहा जाता है। जब वो रासायनिक क्रिया द्वारा टूटती है तो उसे अपघटन, विघटन, वियोजन कहा जाता है। भौतिक और रासायनिक में अंतर। भौतिक क्रिया द्वारा जब वो टूटती है, जैसे ये चट्टान है, भौतिक क्रिया द्वारा जब वो टूट रही है, चार भागों में टूट रही है, तो इस चट्टान और इन टुकड़ों की विशेषताएं, गुणधर्म, रासायनिक संरचना, इनकी जो विशेषताएं वो समान रहती है। जैसे ये लोहा है तो ये भी लोहा ही रहेगा, इसमें एल्यूमिनियम है अगर अपन माने तो इनमें भी उतना ही एल्यूमिनियम रहेगा। तो वो सारी चीजें समान रहती है। परंतु अगर रासायनिक क्रिया द्वारा अगर वो टूट रही है, उनका अपघटन या विघटन या वियोजन हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में जैसे बड़ी चट्टान है और ये चार छोटी चट्टानें इससे टूट रही है, तो इसकी विशेषता और इनकी विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। जैसे अगर ये लोहे की चट्टान है तो उसमें जंग लग जाती है, लोहा समाप्त हो जाता है, तो ये विशेषता इनकी अलग हो जाती है। जैसे इसमें शेल विघटन समझा रखा है। भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इससे अंतर्गत बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिसमें खनिज का जो संगठन है वो पहले की तरह ही रहता है। और शेल अपघटन में रासायनिक अपक्षय होता है, जिसमें चट्टान खनिज संगठन में से आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया से खनिजों का निष्कासन होता है, जिसे विभेदी अपक्षय कहा जाता है। अब है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, जिसमें कि चट्टानों का विखंडन होता है भौतिक बलों द्वारा। इसे चार भागों में बांट सकते हैं। तापमान में परिवर्तन द्वारा, जिसे अपक्षलन भी कह सकते हैं, जल का हिमकरण और हिमद्रवण, लवण अपक्षय, और वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक क्रिया द्वारा या जैविक अपक्षय इसे कहा जाता है। अपक्षलन होता क्या है? अपक्षलन होता है जब चट्टान है, कोई चट्टान है, जैसे ये चट्टान बनी हुई है, इसमें अलग अलग तरह से लेयर है। इस लेयर में ऊपर वाली चट्टान जब हट जाए, ऊपर वाली चट्टान धीरे धीरे हटती जाती है और नीचे वाली चट्टान दबाव मुक्त होती है। ऊपर वाला जो प्रेशर है, ये चट्टान मानो इससे हट गई, यहां से हट गई, तो हटने से ये नीचे वाली जो चट्टान नई चट्टान आएगी उस पर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से वो फैलेगी, तो उस पर दरार पड़ जाती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया है सिंपल भाषा में, तो उसे बोलते हैं अपक्षलन। पर ये होता क्यों है? अब ये होता है अपक्षलन मेन रूप से, मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापांतर है, तापांतर जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा पाया जाता है। आप बोलोगे सर तापांतर ज्यादा कैसे पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में? जो टेम्परेचर में जो अंतर है, दिन में मरुस्थलीय क्षेत्रों में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री पहुंच जाता है और रात्रि में 5 से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तो इस स्थिति में इनमें जो तापांतर है वो लगभग 40 डिग्री पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है? जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बादल वगैरह नहीं होते, जिस वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी आती हैं। सीधी आने से उन पर, और नीचे रहती है बालू, बालू है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर दिन में हाई हो जाता है। रात्रि में भी सेम ऐसा ही होता है, जो मिट्टी है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। और ऊपर बादल वगैरह न होने से जो पृथ्वी की जो ऊष्मा है, वो पार्थिव विकिरण है, वो सीधा आसमान में चला जाता है, एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। इसलिए टेम्परेचर दिन में ज्यादा होता है मरुस्थलों में और रात में कम होता है, जिससे तापांतर ज्यादा पाया जाता है। अब यही प्रक्रिया अगर मरुस्थल में कोई चट्टान है तो उस पर अगर वो दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर सहन कर रही है तो वह फूल जाती है, ऊष्मा का प्रसार होने से वह बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा ऊष्मा का फैल जाएगी। अब जब वो टेम्परेचर ज्यादा होने से वो फैल जाएगी और रात में एक साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। टेम्परेचर जब रात्रि में नीचे आ जाता है तो वो चट्टान सिकुड़ जाती है।
अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे जिससे ये ऊपर वाली जो परत है वो हट जाती है। धीरे धीरे सर फैलना सिकुड़ना जब चलता रहता है तो उससे ऊपर वाली परत धीरे धीरे हट जाती है, और इससे ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है अपक्षलन। अपक्षलन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। बी है हिमीकरण एवं हिमद्रवण। शीत प्रधान क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ जमती है, बर्फ गिरती है, तुषार क्रिया होती है। तो अगर माने ये चट्टान है कोई, तो इसमें हिम आ जाती है। हिम आने से ये हिम आ गई इसमें, तो हिम आने से इनके रंध्रों में ये हिम जम जाती है। ठीक है। अब दिन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हिम क्या होगी, जल में तब्दील हो जाएगी, और रात्रि में ये बर्फ में बदल जाएगी टेम्परेचर कम होने से। तो ये प्रोसेस जब निरंतर चलती रहेगी, आपको पता है बोतल में जब पानी भर से फ्रिज में जमाते हैं बर्फ, तो उस कंडीशन में अगर वो बोतल पूरी भरी हुई रहती है तो वो फूट जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो आयतन है, प्रसार है, वो ज्यादा होता है। जब पानी जमता है बर्फ में तो उसका आयतन है जो फैलता है, क्षेत्र वो ज्यादा लेता है, जबकि पानी के रूप में होता है तब वो छोटा स्थान ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये रोज बर्फ जमना और पिघलना चालू रहेगा, जब चट्टानों की संधियों के बीच में, तो उससे क्या है, प्रेशर, चट्टानों पर प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। तो कालांतर में थोड़े समय बाद ये चट्टानें क्या है, टूट जाती है। जब टूट जाती है चट्टानें, तो उससे कहते हैं अपक्षय, और ये अपक्षय होता है हिमीकरण और हिम द्रवण द्वारा। लवण अपक्षय यह दो प्रकार से होता है। जैसे ये कोई चट्टान है, उसमें लवण के कण विद्यमान है, यहाँ पे। तो इन लवण के कणों में जब आर्द्रता द्वारा या तापमान बढ़ने से ये फूलते हैं, ये प्रसार होता है इनमें, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चट्टान पर दबाव लगता है। अगर ये फैलेंगे तो ये चट्टान पे दबाव लगेगा बाहर की तरफ, और ये सिकुड़ेंगे तो ये चट्टान पर प्रेशर रिलीज होगा। तो यही चीजें अगर कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो बाद में चट्टान है वो टूट जाती है। तो जब चट्टान टूट जाती है तो वो अपक्षय हो जाता है। परंतु अगर ये लवण के कण आर्द्रता ग्रहण करने से, पानी से संपर्क में आने से, पानी में घुलने से, फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी के साथ साथ ऊपर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, चट्टान की सतह पर आ जाते हैं। उसे बोलते हैं त्रिशिफा क्रिया या कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये चट्टान है और इस चट्टान में ये लवण के कण विद्यमान है, ये आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ऊपर आते हैं और चट्टान से ऊपर जमा हो जाते हैं। तो जब चट्टान से ऊपर जमा हो जाते हैं, उससे भी दबाव बढ़ता है, लवण की मात्रा बढ़ती है और चट्टान टूट जाती है। तो इस तरह से जो लवण अपक्षय है वो दो तरह से होता है। लवण अंदर से ही चट्टान पर प्रेशर लगाए, और या फिर लवण चट्टान से ऊपर आकर उसके ऊपर दबाव बनाए। तो इस तरह से दो तरह से लवण अपक्षय होता है। जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय होता है पेड़ पौधों पशु द्वारा होने वाली जो अपक्षय क्रिया है उसे जैविक अपक्षय कहा जाता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों सम्मिलित होते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भौतिक अपक्षय के रूप में पेड़ पौधों का जड़ से टूटते हैं, चट्टानी खंडे अलग होती है, चूहों द्वारा या खरगोश द्वारा मृदा को ढीला कर दिया जाता है। इन सब चीजों से भौतिक अपक्षय होता है। जैसे चूहे और खरगोश है वो चट्टानों में बिल बना लेते हैं, बिल बनाने से चट्टानें खोखली हो जाती है और वो चट्टानें बाद में टूट जाती है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, या जेसीबी लेकर, जेसीबी बहुत प्रचलित रहती है, तो जेसीबी लेकर ये अगर अपन चट्टान को तोड़ देते हैं तो वो प्रक्रिया भी जैविक अपक्षय में आती है। यानी मानव द्वारा, पशुओं द्वारा, इनके द्वारा जो चट्टानों को या तोड़ा जाता है। रासायनिक अपक्षय होता है रसायन के द्वारा अपक्षय,
यानी रासायनिक परिवर्तन द्वारा जब चट्टानें टूट जाती है खनिज तत्वों से, पृथक होने से, उनसे अलग होने से, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। यह उष्ण आर्द्र और आर्द्र जलवायु में ये सर्वाधिक रूप से होता है, जिनमें ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण ये प्रमुख माने जाते हैं। ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का प्लस होना। प्लस होगी जब आर्द्रता के साथ, यानी वर्षा ऋतु में जब आर्द्रता है वातावरण में, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन लोहे की चट्टानों के संपर्क में आती है, लोहे से संपर्क में आती है और लोहे ऑक्साइड में वो बदल जाती है, और लोहे ऑक्साइड ही क्या कहलाती है? जंग कहलाती है, जिससे कि वो लोहे की चट्टानें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, टूट जाती है। अब अगर आप कोई लोहे की रोड है या लोहे का दरवाजा है या जाली है, उसे आप अगर जंग से रोकना चाहते हैं तो उस पर क्रोमियम या जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, जिसे रेलवेनाइजेशन कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बस ऑक्सीकरण क्या होता है? लोहे का लोहे ऑक्साइड में बदलना, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड होना या जुड़ना, जिससे जंग लगती है लोहे में और लोहे की जो चट्टान है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कार्बनीकरण होता है जब वायुमंडल में उपस्थित CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जल यानी H2O के साथ मिलती है तो एक कार्बनिक अम्ल बनाती है। और ये जब अम्ल है वो चूना प्रधान क्षेत्रों में, जब क्षारीय चट्टानों पर, चूने की चट्टान है तो बेस है, क्षारीय चट्टान है तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उससे वो चट्टानें टूट जाती है, न्यूट्रल हो जाती, टूट जाती है और कमजोर हो जाती है, जिससे चट्टानें टूट जाती है और उसे रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। तो कार्बनीकरण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो सामान्यतः चूना प्रधान क्षेत्रों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि कार्बनीकरण से बनता है कार्बनिक अम्ल, और ये अम्ल जब चूना प्रधान क्षेत्रों में वर्षा जल से प्राप्त होता है, गिरता है वहां पर, तो चूने की जो चट्टानें हैं वो टूट जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे वहां पर रासायनिक अपक्षय होता है। तो ये ध्यान रखना है, कार्बनीकरण होता है चूना प्रधान क्षेत्रों में। जलयोजन यानी जल का जुड़ना, जब किसी चट्टान में एनहाइड्राइड नामक खनिज पाया जाता है तो उसमें जल के द्वारा जब जल उसमें मिलता है तो वह जल को अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है, यानी क्षेत्रफल में बड़ा हो जाता है। जो पहले जो खनिज का क्षेत्रफल था, जो उसका आकार था, उससे वह बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से चट्टान है उसका दबाव, उस खनिज का जो प्रेशर है वो सहन कर नहीं पाती और वह टूट जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है जलयोजन। अब अपक्षय है उसे प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें है चट्टान का संगठन एवं संरचना, वनस्पति की मात्रा, भूमि का ढाल और वायु दशाएं। इन्हें डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई चट्टान का संगठन और संरचना है, अपक्षय की प्रक्रिया कौन सी चट्टान पे हो रही है, चूना प्रधान चट्टान है या ठोस चट्टान है, लोहे की चट्टान है, तो उनमें रासायनिक प्रोसेस ज्यादा होगी। अगर वो पत्थर की बनी हुई है तो उनमें भौतिक अपक्षय होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। वनस्पति की मात्रा, चट्टानी क्षेत्र है तो उसमें वनस्पति अगर ज्यादा है तो उसका अपक्षय कम होगा, क्योंकि अनाच्छादन यानी वो बाहरी रूप से ढकी हुई है। जैसे अगर देखें तो अगर ये चट्टान है और इस पर वनस्पति है ज्यादा, तो ये वनस्पति ज्यादा होने से इस पर अपक्षय का प्रभाव कम पड़ेगा, बल्कि ये वनस्पतियां हैं वो अपक्षय को जकड़ कर रखती है, बांध कर रखती है। परंतु अगर ये वनस्पतियां सूख जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इनकी जो जड़ें अंदर है वो भी समाप्त हो जाएंगी और ये चट्टान पूरी तरह से अलग अलग हो जाती है। तो वनस्पतियां दोनों तरह से भूमिका निभाती है। वनस्पतियां चट्टानों को बांध कर भी रखती है, उन्हें जोड़ कर भी रखती है, उन्हें अपक्षय से सुरक्षित भी रखती है। साथ ही साथ अगर वनस्पतियां नष्ट हो जाती है तो वह उस अपक्षय की मात्रा को, अपक्षय की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ा देती है, ये भी देखना होगा। अब भूमि का ढाल है, अगर भूमि समतल है
तो अपक्षय की मात्रा कम होगी। अगर भूमि ढलान पूर्वक है, जितना ज्यादा ढलान होगा अपक्षय उतना ही ज्यादा होगा। जलवायु की दशाएं, अगर आर्द्र जलवायु है तो उसमें रासायनिक अपक्षय ज्यादा होता है। अगर मरुस्थलीय शुष्क दशाएं हैं, शीत दशाएं हैं, तो वहां पर भौतिक अपक्षय है वो ज्यादा होगा। आर्द्र दशाओं में जल की क्रिया आदि लवणों से क्रिया आदि आसानी से हो जाती है, जल की लवणों से क्रिया आसानी से हो जाती है, जिस वजह से रासायनिक अपक्षय ज्यादा होता है। जबकि मरुस्थलीय और शीत क्षेत्रों में जल की क्रिया लवणों से इनसे आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए उन क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय ज्यादा देखा जाता है। अब है अपर्दन। अपर्दन यानी चट्टानों को काटना। पवन, नदी, तरंग आदि के द्वारा जब चट्टानें फटती है तो उसे अपर्दन कहा जाता है। अपक्षय है, अपक्षय भी चट्टानों को काटता है, तोड़ता है, पर वह उन्हें उन्हीं अपने ही स्थानों पर तोड़ता है और वो वहीं पर पड़ी रहती है। लेकिन अपर्दन के द्वारा एक पूरी प्रोसेस चलती है, जिसमें पहले काटना आता है, फिर परिवहन आता है और फिर निक्षेपण आता है। यानी अगर कोई नदी बह रही है किसी पहाड़ी क्षेत्र से, तो वह उसे पहले पहाड़ को काटेगी, फिर पहाड़ की मिट्टी को परिवहन करेगी और बाद में समुद्र से पास डेल्टा बनाते हुए वहां पे निक्षेपित करेगी। तो ये तीनों प्रोसेस जब एक साथ चलती है तो उसे अपर्दन यानी काटना, जो उस तीनों प्रोसेस में जो काटने वाला भाग है, जो पहले पर्वत को काट रही है नदी, उस क्षेत्र को कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है अपर्दन। ये तीनों अनाच्छादन की प्रक्रियाएं ही कहलाती है। अब अपक्षय है, ये समझना जरूरी है, अपक्षय है वो अपर्दन में संयोगी होता है, ये बात सही है। अगर अपक्षय से कोई चट्टान है वो हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक में बदल जाती है, यानी वो तोड़ने में आसानी से टूट जाती है, तो अपर्दन द्वारा उसे आसानी से काटा जाता है, यानी अपक्षय उसे कमजोर बना देता है और अपर्दन उसे काट देता है। तो अपक्षय है वो अपर्दन में संयोगी होता है, परंतु अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अगर उस चीज का अपक्षय नहीं हो रहा है तो भी अपर्दन तो हो भी सकता है, ये अनिवार्य नहीं कि अपक्षय होना ही चाहिए। अगर हो रहा है तो उस चीज को बढ़ा देता है, अपर्दन की दर को बढ़ा देता है। और निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर अपर्दन ही नहीं होगा, अगर कोई चीज फटेगी ही नहीं, टूटेगी ही नहीं, तो निक्षेपण किस चीज का होगा? तो निक्षेपण है वो अपर्दन का परिणाम है, जितना अपर्दन होगा उतना ही निक्षेपण होगा। अपर्दन के प्रकार, अब अपर्दन भी दो तरह से हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक अपर्दन को अनेक प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला है अपघर्षण। अपघर्षण होता क्या है? जैसे ये कोई चट्टान है, इस चट्टान से सामने से पवन आ रही है, ये पवन इस चट्टान से टकराती है, परंतु इस पवन में बालू से, पत्थर से थोड़े छोटे छोटे कण विद्यमान है। ये जो पवन के साथ इस चट्टान से टकराते हैं, तो इस चट्टान में से कणों से ये तोड़ देते हैं और कालांतर में थोड़े समय बाद ये चट्टान ऐसी हो जाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अपघर्षण। समझ गए? जब बालू से कण जब पवन के साथ या नदी में पत्थर, कंकड़ पत्थर है, वो नदी में पानी के साथ बह रहे हैं और आस पड़ोस के क्षेत्र जिनसे वो टकराते हैं उनको वो तोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है अपघर्षण। इसे छेदक यंत्र भी कहा जाता है, ड्रिलिंग यंत्र भी कहा जाता है। अब आता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है? जैसे हवा है, अभी बताया हवा बह रही है, हवा जब बह रही है तो उस हवा के अंदर बालू से, मिट्टी से आदि कण भी विद्यमान रहते हैं। अब ये कण है एक दूसरे से जब टकराते हैं, एक जैसे ये बड़ा कण है, ये बड़ा कण है, ये दोनों एक दूसरे से टकराए और छोटे छोटे चार कणों में बदल गए, तो आपस में जब हवा, नदी, पवन, तरंग, इनसे अंदर जो कण विद्यमान है मिट्टी से, बालू से, पत्थर से, वो एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, यानी बड़े टुकड़े अंदर ही टकराकर
छोटे टुकड़ों में चेंज हो रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है सन्निवर्षण। वृहिपायन क्रिया ये क्या होती है? ये होती है जैसे ये नदी का क्षेत्र है, इसमें एक छोटा सा छिद्र है, नदी के तल में एक छोटा सा छिद्र होता है, गर्त होता है। जब नदी का पानी बहता है इस क्षेत्र से, जब नदी का पानी बहता है तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं और वो पानी के साथ इसमें से गुजरते हैं तो इस छिद्र को बड़ा करते जाते हैं। इस छिद्र का आकार है वो बढ़ाते जाते हैं और उससे भंवर का निर्माण होता है और बाद में ये पूरा बड़ा हो जाता है, जिससे जलज द्रतिका या अवनमन कुंड का निर्माण होता है। ये बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वृहिपायन क्रिया। जब जो नदी से अंदर जो छोटा तल, नदी से तल में जो छोटा छिद्र है, छोटा सा गर्त है, उसे बड़ा करते जो कंकड़ पत्थर जो नदी के साथ बह रहे हैं वो उसे अवनमन कुंड में बदल देते हैं। अब है अपवाहन। जब शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा बालू से कणों को दूर ले जाया जाता है, अपने से दूर ले जाया जाता है, तो उसे अपवाहन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कमजोर और असंगठित चट्टानों की जो ऊपरी परतें हैं, ऊपरी जो परतें हैं उन्हें अपने साथ बाहर ले जाया जाता है और अंत में आधार शेल है वो अपने को दिखाई देने लगती है। जैसे ये चट्टान है ये कोई चट्टान है, ये इसका आधार शेल है, ये ऊपर से कमजोर चट्टान है। पवन आई और पवन जब आई तो पवन अपने साथ इस चट्टान को बहाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा? ये चट्टान हमें दिखाई देती है, ये यहाँ पे आधार रोक। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, ये प्रोसेस है वो कहलाती है अपवाहन। अब आता है उत्पाटन। उत्पाटन होता है जब हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाता है। अब हिमनद अपर्दन का कार्य कैसे करेगा? हिमनद द्वारा जब चट्टानों को काट कर अपने साथ उनके टुकड़ों को बहाकर हिमनद ले जाती है तो वो कहलाता है उत्पाटन, वो प्रक्रिया कहलाती है उत्पाटन। जब उत्पाटन द्वारा ऐसा किया जाता है तो सर्प और कोरी का निर्माण होता है, सर्प या कोरी का निर्माण होता है। रासायनिक अपर्दन में होता है जब जल के कारण रासायनिक क्रिया होती है जिसमें कार्बोनेशन, जल योजन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन एवं घुलन क्रिया आदि शामिल है। इन प्रक्रियाओं से शेल है जो चट्टानें हैं वो ढीली पड़ जाती है और उनसे मूलभूत खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। ये प्रक्रिया मूल रूप से चूना प्रधान क्षेत्रों में कास्ट रूप में अपर्दन क्रियाएं हैं वो ज्यादा देखी जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ये सिमिलर है एज इट इज रासायनिक अपक्षय से, वैसा ही लगभग इसमें होता है। आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? ए है चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों तथा बजरी के रूप में विखंडन, चट्टानों की परतों का उखड़ना, चट्टानों को महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना या चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। आंसर होगा सी, चट्टानों का महीन कणों में टूटकर नीचे गिरना, ये है वो यांत्रिक अपक्षय नहीं है। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य सत्य, इन पर ध्यान देना है। ए, अपक्षय एक स्थितिक क्रिया है, अपर्दन एक गतिशील क्रिया है, अनाच्छादन स्थितिक एवं गतिशील दोनों है और निम्न में से कोई नहीं। अच्छे से डिटेल से समझाया है इस चीज को। आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। तीनों स्टेटमेंट सही है। अपक्षय है वो स्थितिक है, अपर्दन है वो गतिशील है और अनाच्छादन में दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल रूप संरचना प्रसरण तथा समय का प्रतिफल होता है, यह कथन दिया था डेविस ने, पेंस ने, सिंह ने या पेल्टियर ने? आंसर है ए, स्थल रूप संरचना प्रक्रिया और समय का प्रतिफल होता है, ये स्टेटमेंट दिया था डेविस ने, जिसे डेविस का त्रिफुट कहा जाता है। ये कल वाली क्लास में अच्छे से समझाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपपत्रण क्रिया कहलाती है जिसे अपशल्कन भी कहा जाता है। ये क्रिया कौन से क्षेत्रों में, ये प्रोसेस है वो कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है? वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, पोलर क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।